नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। सीमा पर चीन की चालाकियां और उसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ जिसमें यह कहा गया कि चीन ने अतिक्रमण किया और चीन की सीमाओं ने LAC का उल्लंघन करके उस जमीन पर आने की कोशिश की, उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जो दरअसल बफर जोन का हिस्सा माना जाता है और जिसको भारत फिंगर 8 तक पैंगोंग के इलाके में LAC मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको मानता है, वास्तविक नियंत्रण सीमा। वहां पर चीन ने घुसपैठ की हुई है। चीन वहां काफ़ी आर्मी लेकर बैठा हुआ है, काफ़ी संसाधन लेकर बैठा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पावर के साथ और फायर पावर के साथ चीन पैंगोंग के इलाके में बैठा हुआ है। ये वो इलाका है बहनों भाइयों जो पूर्वी लद्दाख का इलाका कहा जाता है और ये ईस्टर्न लद्दाख की वो इलाका है जहाँ पर चीन ने अवैध तरीके से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक डॉक्यूमेंट के जरिए सामने आई। हालांकि विवाद बढ़ते ही जैसे ये मामला सार्वजनिक हुआ मीडिया में, इमीडिएट उस डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया। लेकिन उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सीमा पर वो कुछ नहीं है चल रहा जो कुछ दावा किया जा रहा है, यानी दावे से इतर चीन की बदमाशियां सीमा पर जारी हैं। चीन की इस चालाकी पर उसे अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह बिल्कुल ठीक वक्त है कि चीन को सबक सिखाया जाए। चीन की चालाकियां, उसकी धोखेबाजी और चीन का आचरण यह निंदा के योग्य है और चीन पर अब कार्रवाई का वक्त है। यह वक्त चीन के साथ प्रतिकार का है। पैंगोंग का जो इलाका है, पिछले दिनों आपने काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, समझा भी होगा। ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके को बहुत ही दुर्गम स्थान माना जाता है। इस दुर्गम स्थान में कुछ पॉइंट्स तय किए गए हैं, इस तरह की एक फिंगर्स के इलाके तय किए गए हैं। फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जो दरअसल वास्तविक नियंत्रण सीमा फिंगर 8 तक जाती है, जो भारत मानता है। लेकिन चीन ने किया क्या कि वास्तविक नियंत्रण सीमा यानी LAC का उल्लंघन करके इस वक्त चीन 8 तो छोड़िए, चीन इस वक्त फिंगर 5 तक आ चुका है। फिंगर 5 तक का इलाका चीन के कब्जे में है, ऐसा दावा किया गया। अब सूत्र ये बताते हैं और चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि भारत की सेना की फिंगर 2 तक मौजूद है, यानी फिंगर 3 और 4 के बीच बफर जोन कर दिया गया है। फिंगर 5 तक चीन बैठा हुआ है, वहां से वो हटना नहीं चाहता। इन परिस्थितियों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, हम इन सब मुद्दे पर जाएंगे। लेकिन हमें यह देखना होगा कि चीन चाहता क्या है। क्या चीन भारत के साथ ये तनाव चाहता है? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या ये चीन चाहता है कि भारत और उसके बीच जो कुछ भी परिस्थितियां बनी हैं उसमें झगड़े हों? और क्या चाहता है चीन कि भारत कुछ कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करे? आखिर चीन की मंशा क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और ये कोई अभी का मामला नहीं है, ये अप्रैल से घुसपैठ जारी है। पहली सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी 5 मई को आई। तो क्या ये सीमाएं और ये जो कुछ भी स्टेटस है ये क्यों नहीं बदल रहा है और भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? ये एक गंभीर विषय है। हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चीन जब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जमावड़ा कर रहा था तब हमारे पास क्या इसकी जानकारी थी? और तब कमांडर लेवल की 4 वार्ताओं के बाद, NSA लेवल की वार्ता के बाद बार बार जब ये मीडिया में दावा किया गया, ऐसी खबरें आई कि ऑल इज वेल और चीन पीछे हट गया है, लेकिन वो तो पीछे नहीं हट रहा है, वो तो चढ़ता चला आ रहा है। तो अब हमें इसका क्या प्रतिकार करना होगा? हमें इसके बारे में कुछ गंभीर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नैरेटिव बदलने से देश की सीमाएं नहीं बदल जाती। हमें इसके लिए कई बार बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार सरकारों को कुछ गंभीर फैसले लेने पड़ते हैं। इस देश की 1 इंच भूमि भी, हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि भी अगर दुश्मन के कब्जे में जाती है तो इस देश को प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा 133 करोड़ भारतवासियों का मानना है। लिहाजा भारत सरकार को अब इस मुद्दे को बहुत टफ तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि चीन जिस जगह पर जमा है वहां से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास विकल्प सीमित हैं और कभी कभी शांति के लिए छोटे मोटे युद्ध आवश्यक हो जाते हैं। मैं उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो आपके पास भी विकल्प सीमित होते हैं। पहले वार्ता होती है, बात होती है, कोशिश होती है कि मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर मामला नहीं सुलझ रहा है तो कई बार आपको थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है।
तो इस विकल्प को भी खुला करके रखा जाए, क्योंकि चीन अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है और शी जिनपिंग के जो खतरनाक इरादे हैं उनके बारे में मैंने आपको कई बार अवगत कराया। उस वक्त यह नैरेटिव बनाया गया, यह परसेप्शन बनाया गया कि चीन पीछे चला गया है, पर आज तो रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार लिया। वेबसाइट से भले ही तथ्य हट गए हों, लेकिन वो तो मौजूद थे। आज अखबारों में भी खबर आई है कि फिंगर 5 से वो हटने को ही तैयार नहीं है, 8 की बात छोड़िए, जबकि फिंगर 8 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी वो काफ़ी भीतर आ गया है। गलवान की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। लिहाजा पूरे देश को विश्वास में लेकर ये बताया जाए कि क्या हालात हैं, और भारत सरकार के साथ 133 करोड़ मुल्क का बच्चा बच्चा खड़ा है। भारत सरकार को जितने कड़े तरीके से प्रतिकार की आवश्यकता है वो उसे जरूर करनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा मौजूद हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं और कर्नल शिवदान सिंह दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने की सहमति प्रदान करने के लिए। भाई मनोज मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। शायद अभी मेरा उनसे संपर्क हो नहीं पाया, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं संपर्क स्थापित करूं। मैं एक कर्नल शिवदान सिंह जी के समक्ष साथ पास दिल्ली चलना चाहूँगा। कर्नल शिवदान सिंह जी, आज जो कुछ भी परिस्थितियां रही और आज अखबार में जिस तरह की रिपोर्ट आई है, उसके बाद से रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से वो डॉक्यूमेंट्स हटा लिया गया है। क्या वाकई में फिंगर 5 तक चीन मौजूद है? तो ऐसे में भारत के पास कार्रवाई का क्या विकल्प है? देखिए, भारत के पास जो कार्रवाई के विकल्प में भारत ऑलरेडी वो कार्रवाई कर रहा है। भारत ने अपने टैंक्स, आपको विदित होगा कि T-59 टैंक्स तक वहां पहुंचा दिए गए हैं, और दौलत बेग ओल्ड गोल्डी जो एयरपोर्ट है उस पर लड़ाकू एयरक्राफ्ट प्लेस कर दिए गए हैं। मगर उससे पहले भारतीय सेना सारे विकल्पों को आजमाना चाहती है, क्योंकि युद्ध एक बहुत महंगा विकल्प होता है। इसलिए जी आप बोले, हम लोग सुन रहे हैं जी। ये भारत सेना, ये नहीं है कि भारत सरकार या भारतीय सेना चुपचाप बैठी है। भारतीय सेना ने पूरे अपने तैयारी की हुई है और चीन को पूरा कड़ा संदेश दिया जा चुका है कि आप ये ना समझे कि ये 1962 का भारत है, ये 2020 का भारत है, और जिस लैंग्वेज में आप समझेंगे उस लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। और राफेल एयरक्राफ्ट आने के बाद भारत की वायु शक्ति में कई गुना बड़ा इजाफा हो गया है, जो संदेश चीन को ऑलरेडी जा चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाएंगे। पहली चीज तो ये है कि भारत स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है कि वो फिंगर 5 तक मौजूद हैं। कार्रवाई आप किस बात पे करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको समझाना, वो जो ग्राउंड जो जिसकी डिस्कशन हो रहा है, उस ग्राउंड पर चीजें इस प्रकार क्लियर कट नहीं होती जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि जैसे कि प्लेन एरियाज में क्लियर कट हो जाती हैं। जी ठीक बात है। इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें, और ये सही जवाब चीन को दिया जाएगा। यदि भारत इसको स्वीकार कर रहा होता तो भारत अपनी रक्षा की तैयारी वहां पर नहीं करता। तो क्या आप मानते हैं कर्नल शिवदान सिंह जी की कि वहां घुसपैठ का स्तर बहुत बड़ा है? देखिए, घुटपैठ, जिसको आप घुटपैठ बोल रहे हैं, अप्रैल और मई का सीजन वहां पर एक्सरसाइज का सीजन होता है, और उसी एक्सरसाइज के बहाने चीन के सैनिक वहां पर आए। मगर चीन की लंबी हिस्ट्री रही है कि वो वादा खिलाफी करता रहा है, और उसने विश्वास तोड़ा है भारत का जी, जिसके कारण भारतीय सेना ने कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स उसके साथ की हैं, और उसका पूरा चेहरा सामने आ गया है। वो अपना पूरे इस एशिया के इस हिस्से में अपनी प्रभुता सबको दिखाना चाहता है।
जिसकी वजह से तो कर्नल शिवदान सिंह हमें करना क्या चाहिए? कर्नल साहब हमें करना क्या चाहिए? पाकिस्तान के द्वारा ऑलरेडी वो कर रहा है। करना क्या चाहिए हमें? हमें ये करना चाहिए, कुछ दिन तक वेट करेंगे हम भारतवासी, हम कुछ दिन तक वेट करेंगे कि यदि उसको ये लैंग्वेज समझ आ जाती है तो लैंग्वेज में, अरे हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे, हम कुछ दिन तक वेट करें। वेट किस बात पे करें? सेना से वापस लेंगे। हम क्यों वेट करें? हमारी जमीन पे कोई कब्जा करे और हम वेट करें फॉर व्हाट? देखिए, वेट ऐसा है, ऐसा जैसा कि मैंने आपको बोला है, युद्ध एक बहुत महंगा विकल्प है। एक बार हमारी भारत की जी डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें अपने विकास पर ध्यान साथ साथ देना है। अच्छा अच्छा, और हमें मतलब कोई हमारी जमीन कब्जा करे और हम विकास करें। मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। ये इस बात पे कोई देशवासी सहमत नहीं हो सकता। विकास कोई सहमत नहीं हो सकता इस बात पे कि आप विकास के नाम पर अपने देश की जमीन कब्जाने दें। ओके मनोज मिश्रा जी, ये कर्नल साहब कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक बहुत निवेदन करना चाहूंगा अपनी तरफ से आपसे कि जो मैं हूं, मैं सैन्य विज्ञान का या सेना के मामलों का और विदेश के मामलों का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं। मैं अखबारों से और टीवी से ही जो सूचनाएं लेता हूं या पार्टी से जो सूचनाएं आती हैं उन विषयों को ही, उतने तक ही अपने को केंद्रित कर पाता हूं। तो मैं कोई विषय विशेषज्ञ नहीं हूं और मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूं। ये चीन वाला विषय राष्ट्रीय विषय है, फिर भी अपने कॉमन सेंस से मैं अपनी बातें जो कहूंगा वो आपको शायद ठीक लगे और उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले कहा ब्रजेश जी कि सैन्य विषय जितने होते हैं सैन्य वाले, और दूसरे जो विदेश नीति होती है, वो जो होती है वो दिखती नहीं है। और किसी सरकार में हो, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या और कोई सरकार हो, वो जो अखबारों में दिखती है, जो टेलीविजन पे चलती है, वैसी होती नहीं, उस दूसरे तरीके की होती है। दूसरा, भारत ने जब भी कर्नल साहब ने बताया और हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर भी देख रहे हैं कि उनके सेना के जमावड़े के जवाब में भारत ने भी 15,000 से अधिक सैनिक वहां पर अपने भेज दिए हैं। दूसरा, जो लड़ाकू जहाज है, लड़ाकू विमान है, वहां पर पोस्टिंग कर दी है। तो ये हमें लगता है ऐसा है, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। अभी कूटनीतिक स्तर के प्रयास एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी सैन्य तैयारी भी चल रही है। आप कोई भी युद्ध देख लीजिएगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ा और देखा है कि एकदम आज शुरू हुआ कल शुरू नहीं होता, उसकी तैयारियां करनी पड़ती, सेना का मूवमेंट करना पड़ता है। तो इस समय कुछ समय लगता है और वो समय ही भारत सरकार संभवतः ले रही है, और ये इसलिए ले रही है कि हमारी सैन्य तैयारी पूरी हो, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। जहां तक मनोज जी, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट तक पे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, हालांकि वो हटा लिए गए, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण तो हो गया कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है। देखिए, ये हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोग बोल रहे तो सही बोल रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार चुप नहीं बैठी, ये आप समझ लीजिए। हमारी तैयारियों को देखकर हम भाई साहब, अप्रैल से मैं सुनते सुनते अगस्त आ गया। मनोज भाई, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड कर्नल साहब प्लीज रुकिए, हम लोग बारी बारी बात करेंगे, आप अपने सवाल नोट करें। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ। भाई साहब एक सेकंड, कर्नल साहब सब्र करें, बड़ी ही शिष्टाचार वाली डिबेट है और हम सब इसको बड़े अनुशासित तरीके से चलाते हैं। मैं मनोज जी अपनी बात रख लें, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। जी मनोज जी कंटिन्यू। ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं ज्ञाता नहीं हूं इस विषय का और इस पर ज्ञान झाड़ने कोई आवश्यकता भी नहीं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। और मैंने ये विषय कभी पढ़ा भी नहीं, ना सैन्य अध्ययन पढ़ा और ना मैंने ये जो विदेश नीति पढ़ी। ओके, मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। भाई सुरेंद्र जी, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ जिसमें इस बात को स्वीकारा गया कि चीन पैंगोंग इलाके में फिंगर 5 तक मौजूद है और वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहला विषय। हालांकि जब आज अखबारों में खबर आई, तमाम अखबारों में ये खबर छपी हुई है, चैनलों पर जब भी खबर चली, तो वो वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड थे वो हटा लिए गए। इसका मतलब एक तो आधिकारिक तौर पर ये पहली बार मैं मानता हूँ कि स्वीकारा गया कि चीन की सेना हमारे इलाके में मौजूद है। उसको हटाने को लेकर इस तरह की बातें क्यों हो रही, उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय इस मामले को टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? ब्रजेश
भाई पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूं कि आपने इस तरीके की डिबेट को आमंत्रित किया, वरना डिबेट कैसी हो रही है आपके सामने है। और सारे चैनलों को, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी एक अवसर दे रहे हैं आप कि डिबेट कैसे होने चाहिए। मेरे दोस्तों से मेरा झगड़ा मत करा देना। अब आप दूसरी बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। अरे सर, आपका दोस्त उनमें से जो झगड़ा करे वो दोस्त है ही नहीं। ओके, बोले सर, आप बोलिए। हाँ, तो मैं आपको बड़े विषय की बात बताऊं। भी कर्नल शिवदान सिंह जी को भी सुन रहा था और आदरणीय डॉक्टर मनोज मिश्रा जी को भी सुन रहा था। यहां पर दो बातें बड़ी स्पष्ट समझ लीजिए। नंबर एक सेना है और नंबर दो राजनीति है, डिप्लोमेसी है। आप सेना के पीछे मत छुपिए। सेना अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से कर रही है। सेना अपनी सारी बातचीत, सेना अपनी तैयारी, सेना अपना जमावड़ा, सेना अपना राफेल, सेना अपना हैवी आर्टिलरी, सारे काम सेना को तो आपकी राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि बातचीत का काम कूटनीति करती है, बातचीत का काम सरकार करती है। सेना तो जो है, जो कर्नल शिवदान सिंह कहते हैं महंगा विकल्प है। अभी से 20 दिन पहले कर्नल शिवदान सिंह कुछ और बोल रहे थे। तो मैं आपसे एक कहना चाह रहा हूं कि सेना को बीच में मत लाइए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सेना पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए यहां पर, क्योंकि सेना के विशेषज्ञ हम में से कोई नहीं है और ये दो जो सज्जन है ये भी रिटायर्ड है, तो ये हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन रिटायर्ड है। सेना क्या सोच रही है, सेना बहुत हमारी प्रोफेशनल है। यहां पर बात आती है राजनीतिक नेतृत्व के कि अपने उसने गलती मानी या नहीं मानी, वो फैक्चुअल्स को स्वीकार करने को तैयार है या नहीं है, वो डिप्लोमेसी के फ्रंट पर क्या बात कर रहा है और क्या हमको बता रहा है, वो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहा है या सीमा पर मैनेजमेंट कर रहा है, वो चीन से आंख मिला के बात कर रहा है या चीन से आंख चुरा रहा है, वो वास्तविक समस्या के सामने खड़ा है, अपनी ताकत, तो आपका आकलन क्या है? सारी मनोज जी, चीजों मैं को आऊंगा भारत आप की पर। सरकार सुरेंद्र जी, देख मेरा रही दूसरा है सवाल है या आपसे। नहीं? चीन जैसे देशों से निपटा कैसे जाए, ये गंभीर विषय है, ये देश का सवाल है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जी जी। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से तू मैं करने नहीं आया यहां पर। मैं मनोज मिश्रा जी से भी सहमत हूं। मैं आपको बताऊं, यहां पर एक चीज बहुत क्लियर कट कर लीजिए कि सेना को इस विषय से अलग कर लीजिए। इस समय राजनीतिक और डिप्लोमेटिक विषय पर हम लोग बात करें कि हम लोग कूटनीतिक फ्रंट पर और राजनीतिक फ्रंट पर क्या कर रहे हैं। 2014 से जो हमने डिप्लोमेसी, डिनर डिप्लोमेसी की, समिट डिप्लोमेसी की, उन लोगों ने उसका क्या लाभ उठाया। तो अगर वहां कहीं कोई गलती हुई है भारत सरकार से, तो उसको स्वीकार करने में दिक्कत क्या। अगर आप जो है कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप कहिए कि हां साहब हमसे मिसकैलकुलेशन हुआ और देश हमारे साथ खड़ा हो। देश आपके साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी। आप दुश्मन आइडेंटिफाई कीजिए, दुश्मन को नेस्त नाबूद एक एक हिंदुस्तानी कर देगा, एक एक हिंदुस्तानी, एक एक हिंदू। राहुल गांधी, सुरेंद्र राजपूत। तो आप मुझे बताओ ना कि भारत को क्या करना चाहिए, चीन की इस आक्रामकता को, चीन की इस आक्रामकता का जवाब क्या दिया जाना चाहिए, संक्षेप में ये बताइए। पहली चीज तो सरकार को ईमानदार स्वीकारोक्ति करनी होगी प्रधानमंत्री जी को कि हां समस्या है। सेना के पीछे मत आइए आप। सरकार जो है, प्रधानमंत्री जो है, भारत की भाजपा सरकार जो है, वो स्वीकार करे कि हाँ समस्या है, उसका समाधान हम करेंगे, निदान हम करेंगे। चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर करें, चाहे चाइना से आंख मिलाएं, चाहे युद्ध करें, और चाहे हम उनके ऐप बैन मनोज मिश्रा जी, चाहे उनका 20 सेकंड में आप इन्हें जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके सुरेंद्र भाई, अब आप सुने उनकी बात। जी ब्रजेश जी, मैंने राजनीतिक बात नहीं करी, मैंने जो करी बात वो जो मेरी समझ मारे वो करी, लेकिन इनके राजपूत जी के सवाल राजनीतिक थे। मैंने 1 मिनट बता दूं केवल कि साहब हिंदी चीनी भाई भाई नारा किसने दिया था। आप ये बताइए, अक्साई चीन के आसपास का 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन किसके राज्य में गई थी। तीसरी चीज, आप जब चीन की दूतावास से चंदा हमारे में गई थी, जब हमारे में गई थी,
देश की जमीन गई थी, देश की सेना हारी थी। डॉक्टर मनोज मिश्रा आज की डेट में 1962 की जो हार की बात करता है वो चीन का एजेंट ना करें, टोका टाकी ना करें, वो चीन का एजेंट है। आपके अपने नंबर बोलिए ना, टोका टाकी ना करें। डिबेट नहीं होती सुरेंद्र जी, आप अपनी बात कह लेते दूसरे सुनते नहीं। चौथी चीज ये है, बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आप पूरी बात करना, आप बात करना, आप बात करना, आपका स्वागत है, आपको मैं सुनता हूँ, आप धैर्य से सुनता हूँ, मैं आपको धैर्य से सुनता हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कहिए, आपका स्वागत है। मैं चौथी बात ये कह रहा हूं कि चीन के दूतावास से चंदा किसने लिया? जब डोकलाम विवाद हुआ तब आपके जो युवराज हैं वो चीनी दूतावास क्यों गए थे, वहां पार्टी क्यों कर रहे थे? और पांचवा चीज ये है कि चीन से जो आयात और निर्यात का बिल था वो श्रीमान मनमोहन सिंह सरकार में बढ़ा। तो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं राजनीतिक उत्तर दे रहा हूँ, मैं कभी भी मैं सीमा का उल्लंघन नहीं करता हूँ सुरेंद्र जी। आप लगातार टोका टाकी कर रहे हैं, ये गलत है। और जब ब्रजेश जी ने कह दिया कि सब डिबेट है तो आपको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। ओके, आप दोनों लोग शांत रहे, मैं थोड़ा इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ, कृपया थोड़ा सा शांति बरतें। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, अब तो आप ब्रजेश भाई इनका जवाब 10 सेकंड में देने दीजिए। अच्छा, दे लो, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, दे लो जवाब, दे लो, चलो 10 सेकंड में दे लो। नहीं सुरेंद्र जी, 1 मिनट जवाब देने से पहले आप ये बताइए, जब मैं बोल रहा था तो आपने बीच में टोका टाकी क्यों करी? अरे डॉक्टर साहब, जाने दो, क्या झंझट करना। आप लगातार टोका टाकी कर रहे हैं और दूसरे को आप बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं कि शांति सुनना चाहिए, सब डिबेट है, ये गलत बात है। सुरेंद्र जी, पूरी बात सुनना शुरू करिए और उसके बाद सुन के धैर्य से जवाब दीजिए। पूरा देश सुनने को तैयार आप कृपया दोनों शांत हो जाए, झगड़ा ना करें, देश की बात है भाई। अरे छोड़े ना, देश की बात है, ये देश का विषय है, देश का विषय है बहनों भाइयों, कृपया निवेदन है, आप लोग समझे बात। 1962 की हार को जो याद दिलाते हैं वो देश के गद्दार और देश के और जो इस समय जो दिला रहे हैं वो देश के वफादार हैं। जो ये समय जो उंगलियां कर रहे हैं देश के ऊपर, देश की सेना के ऊपर, देश के मोरल के ऊपर, सैनिकों के मोरल के ऊपर, वो ये देशभक्त हैं। आप देशभक्त बता रहे हैं अपने को, आप कांग्रेस को देशभक्त बता रहे हो, सेना को उंगलियां उठाते हैं। आप देश को, आप कांग्रेस को देशभक्त बता रहे हो, शांत हो जाए, दोनों शांत हो जाए, एयर स्ट्राइक, दोनों लोग कृपया शांत हो जाए, कृपया कृपया कृपया। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। मेरे साथ विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी, देखिए, अब तक तो ये स्वीकारोक्ति ही नहीं हो रही थी कि फिंगर 5 से 8 तक के बीच कोई प्रॉब्लम है। फिंगर 8 तक का वो इलाका था जहां भारत भी अपने सैनिक भेज के पेट्रोलिंग होती थी, चीन के सैनिक भी आते थे और एक सर्टेन टाइम पर वो लोग वापस भी हो जाते थे। ये बफर जोन का इलाका था, वास्तविक नियंत्रण रेखा फिंगर 8 तक थी। अब चीन फिंगर 5 तक बैठा हुआ है। आधिकारिक तौर पर स्वीकारोक्ति भी हुई, वेबसाइट पे चढ़ा भी वो डॉक्यूमेंट, लेकिन तुरंत ही विवाद के बाद हटा दिया गया। अब भारत को क्या करना चाहिए? देखिए ब्रिजेश जी, मैं भी, जैसे सुरेंद्र भाई ने आपको धन्यवाद दिया, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी। अरे भाई, देश की बात है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। हम लोग 135 करोड़ का मुल्क है, ये हमारा देश है, हम सब चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। देखिए, आज मैंने इंडियन आर्मी की वेबसाइट में पढ़ा उन्होंने क्या लिखा, और 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने जो कही हैं वो मैं जनता को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली बात जो सबसे सीरियस मुझे नजर आती है, जो इंडियन आर्मी ने खुद कहा कि द सिचुएशन इन ईस्टर्न लद्दाख अराइजिंग फ्रॉम यूनिलैटरल एग्रेशन बाय चाइना कंटिन्यूज टू बी सेंसिटिव एंड रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग एंड प्रॉम्प्ट एक्शन बेस्ड ऑन इवॉल्विंग सिचुएशन इज सीरियसली रिक्वायर्ड। एक तो उन्होंने एक बात ये कही। दूसरी बात जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कही है, उन्होंने कहा है Chinese aggression has been increasing and more particularly in the Galwan Valley. The Chinese side transgressed in the areas of Kurgang Nala, Gogra and north bank of Pengang Sol Lake on the 17th and 18th of May 2020. ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये कोई दल नहीं कह रहा, ये इंडियन आर्मी खुद स्वीकार कर रही है। तो इससे ज्यादा सीरियस सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती है। पर ये डॉक्यूमेंट अब वापस ले लिया गया है। जी हाँ, वो तो हटवा दिया गया होगा, लेकिन अपलोड तो हुआ है, आर्मी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अब हटा दिया है, उसके ऊपर क्या दबाव था, नहीं, मेरा क्या मानना है विवेक जी, चीन को हटाने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट हटाने से काम नहीं बनेगा, चीन को हटाना पड़ेगा, चीन को हटाना पड़ेगा। और मैं इस बात से भी सुरेंद्र भाई की बात से सहमत हूं, जो लोग 1962 की बात करते हैं,
तो 1962 का भारत नहीं है। ठीक है, उस समय भारत हार गया था, हम स्वीकार कर देते। इंडियन आर्मी हारी थी, भारत नहीं हारा था, आर्मी हारी थी, जो कि पूरे देश की है। इंडियन आर्मी आज भी पूरे देश की है, आपकी, हमारी है। वो भाजपा की नहीं है, वो कांग्रेस की नहीं है, वो सपा बसपा किसी की नहीं है, वो देश की आर्मी है, 131 करोड़ लोगों की आर्मी है। तो आज सारा विपक्ष, पूरा देश, जैसा आपने कहा, भारतीय सेना के साथ खड़ा है। भारतीय सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो चाइनीज पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1962 में भी उन्होंने कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं, और 3 हफ्ते बाद उन्होंने अटैक कर दिया। तो चाइनीज तो कहीं से भरोसा करने लायक नहीं है। इसलिए भारत सरकार को बहुत मुस्तैद रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और देश के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। कर्नल शिवदान सिंह की आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम चूंकि विकासशील देश हैं इसलिए युद्ध। अब कितना विकास भारत में हो गया है, क्या हालत है देश मना नहीं कर रहा हूं। क्या क्या हो गया है, कर्नल साहब, आ रहा हूं, नौकरी चली गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोरोना 20 लाख पहुंच गया है, तो देश ने कितना विकास कर लिया, ये हम, आप और पूरे देश की जनता जानती है। ओके, कर्नल शिवदान सिंह, गो अहेड, आपसे कई सवाल हो चुके हैं, गो अहेड, बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं दोनों पैनलिस्ट को ये बताना चाहता हूं कि मैं अराजनीतिक हूं, ना मैं किसी पार्टी से हूं, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस सत्य को 58 साल तक पूरे भारतवर्ष ने बर्दाश्त कर लिया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का क्षेत्र चाइना ने कब्जे में कर लिया, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उस पर देश में कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं हुई, मगर केवल 2 महीने से हम उसको जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मौसम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहां पर भी मौसम खराब होता है। आपका दिमाग खराब हो गया है कर्नल शिवदान सिंह। आपको याद होगा, आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, अप्रैल के महीने में 1962 की आप बात याद दिला रहे हैं। कैसे? आप क्या चाइना से मिलकर के आ रहे हैं? क्या चीन की भाषा क्या बोली मैंने? क्यों आपने कैसे कहा? उस समय कौन हारा और 58 साल किसने बर्दाश्त किया? मैंने खाली ये बोला कि आप 58 साल तक आप इंतजार कर ले। ये किससे प्रश्न कर रहे हैं? ये आप उस वक्त सेना में थे, आपने कहीं युद्ध आप किया उस चाइना वक्त से? सेना में थे, आपको जवाब देना होगा। नहीं, मैं आपसे कर रहा हूं। आपको सेना में थे, आपको जवाब देना होगा। हेलो, आप किस भाषा में बात कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है, आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं, आप चीन की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चीन को जो है, आप भारतीय सेना के मनोबल को बिगाड़ना चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है या चीन के एजेंट है? इनकी अभद्र भाषा को रोकें। क्या बात करते हैं आप 58 साल बर्दाश्त करने की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये नहीं, आप ये अभद्र भाषा नहीं है कि 58 साल बर्दाश्त किया। किसने बर्दाश्त किया? मैंने कहा ना, किसने इस्तेमाल किया? आप तो देश के प्रति खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आप पूर्व सैनिक है या चाइना के एजेंट है? नहीं, आप उन्हें चाइनीज एजेंट नहीं कह सकते। नो सुरेंद्र जी, मेरी असहमति है, मेरी असहमति है, मेरी असहमति है। ब्रजेश जी, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इनको रोकिए आप? ठीक है, आपकी असहमति है, इनको रोकिए, उसका सम्मान, इनको रोकिए। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भारत ने 58 साल बर्दाश्त किया? भाषा को संयुक्त करिए। नहीं, देखिए, भाषा पर नियंत्रण रखें और एक दूसरे की गरिमा का सम्मान रखें। कर्नल साहब बोलिए। नहीं, इन्होंने ये क्यों कहा कि 58 साल बर्दाश्त किया? अब एक सेकंड रुक जाओ। इन्होंने 67 का वार नहीं याद किया, नाथुला का, सुरेंद्र जी जवाब देने दीजिए। 71 का वार नहीं याद किया, सुरेंद्र जी, पाकिस्तान का। सुरेंद्र जी उनको जवाब देने दीजिए। आज क्या हो गया, आपको जवाब तो देने दें। बोले कर्नल साहब, बोले आप। इन्होंने नाथुला का वार बताया, इन्होंने 71 का वार बताया। एक सेकंड रुक जाइए, 65 का वार बताया। अरे जवाब तो ले लीजिए। हाँ बोलिए कर्नल साहब। अरे क्या बात करते हैं ये? एक सेकंड सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है कर्नल शिवदान। एक सेकंड, ओके ठीक है, आप उनको जवाब देने दें। ओके कर्नल साहब, गो अहेड। राजपूत साहब, मैं आपको बड़ी शालीनता से राय दे रहा हूं। आप अपने आप पर नियंत्रण रखिए और अपने आप पर कंट्रोल रखिए। मैं कोई राजनीतिक किसी दल का नहीं हूं। मैं आपको खाली ये याद दिला रहा हूं, जब लोग ये कह रहे हैं कि केवल 2 महीने में हम जो है हमने कोई एक्शन नहीं लिया, खाली मैंने उस रेफरेंस में ये बात बोली है। मैंने ये बोला ना कि आप इनएफिशिएंट थे या आपने क्या किया था। कृपया दोबारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे से न करें। सिंह, आपने कहा दिमाग खराब हो गया है, शर्म है, अपनी भाषा को आप याद कीजिए। बार बार वार्निंग दे रहा हूं। आपने कहा कि 58 साल बर्दाश्त मैंने किया। खाली ये कहा है
पहले आप अपनी भाषा को आप लोग एक दूसरे के साथ हो रहे थे। शिष्टाचार से पेश आए। राजपूत साहब, मैं शिष्टाचार। आपको इसलिए बता रहा था, सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, मैं शिष्टाचार से पेश आ रहा हूं। नहीं, आप सुरेंद्र जी, आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। सुरेंद्र जी, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। कृपया शिष्टाचार आप अपमान मत करें उनका। आप अपमान मत करें, आप अपमान मत करें उनका। आप अपमान मत करें, आप शिष्टाचार दिखाएं। शब्द दुर्व्यवहार पूर्ण है, नहीं, नहीं, आप उनका अपमान नहीं कर सकते। लेकिन अगर भारत की सेना को और भारत के देश को कोई आदमी ये कहेगा कि 58 साल बर्दाश्त किया, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ओके सुरेंद्र जी, आप अपमान मत करें किसी का, अपनी बात रखिए ना। आप अपमान मत करें उनका। नहीं, मैंने कोई अच्छा, ये देश का अपमान करें, ये सेना का अपमान करें। अच्छा, छोड़े आप दोनों लोगों के। कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल त्यागी साहब, अप्रैल से हम लोग सुन रहे हैं वहां पर चीन का एग्रेशन की बात सुन रहे हैं। अब तो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी ऑफिशियली ये बात एक्सेप्ट की गई, हालांकि वो पेपर हटा दिए गए। हम चीन को कब जवाब देंगे और कैसे जवाब देंगे? कर्नल त्यागी जी जी जी, पहली बात तो ये कि ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया ही नहीं जाना चाहिए था, और अगर किया गया तो अब इसे हटाना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, LAC का जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन सिर्फ एक नाटक चल रहा है। आपको याद दिला दें कि 1960 में 5 मीटिंग नहीं 40 मीटिंग हुई थी, और दिल्ली में हुई थी, बीजिंग में हुई थी, रंगून में हुई थी, और उन मीटिंग्स के जो रिकॉर्ड हैं वो बीजिंग में और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मौजूद हैं। और उन रिकॉर्ड के अंदर फिंगर 8 और गलवान वैली में वाई नाला के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तय किए गए थे। लिहाजा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन कह के सिर्फ कंफ्यूज करना ये गलत है। दूसरी बात कि ईस्टर्न लद्दाख में करीब 23 पॉइंट ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि अगर चाइना फिंगर 5 तक आया और हमें पेट्रोलिंग से रोका तो इसे युद्ध तो नहीं कहा गया। लिहाजा हमें कौन रोक रहा है कि हम भी, अगर उनका परसेप्शन गलत है तो हम भी अपना परसेप्शन कर सकते हैं। कारण ये कि जो मैप के ऊपर लाइन होती है, जब उसे जमीन पे ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी चौड़ाई करीब 2 से 3 किलोमीटर होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हो कि भारत को क्या करना चाहिए? 2 से 3 किलोमीटर। भारत के पास विकल्प कितने हैं? अब विकल्प हमारे पास सबसे पहला ये है कि हम वो सिचुएशन क्रिएट करें जो चाइना ने क्रिएट की है, और वो सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है क्योंकि 15 पॉइंट के ऊपर हम डोमिनेट कर रहे हैं। और उसके बाद कोई नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे तो पीछे मिलिट्री एक्शन का मामूली बेस होगा। पर मैं देख रहा हूँ कमांडर लेवल की बात चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। हम फिंगर 4 से हट के फिंगर 2 पे आ गए और वो फिंगर 5 से हट ही नहीं रहे हैं। वो शर्तें लगा रहे हैं। सर, वो फिंगर 5 से नहीं हट रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिंगर 5 के ऊपर हम एयर स्ट्राइक कर दें। हमारे पास 15 और विकल्प हैं और हम वहां पे वही काम कर सकते हैं जो उन्होंने फिंगर 8 से 5 पे आने के लिए कहा है, यही कहकर कि हमारे लाइन ऑफ परसेप्शन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफरेंट है। और जब हम ऐसा करेंगे वीरेंद्र सिंह जी, ऑलराइट कर्नल त्यागी। सर 1-2 सेकंड, मैंने युद्ध लड़ा है, मैं वो कागजी सिपाही नहीं हूँ, 20 का भी प्राप्त हूँ। मेरा ये मानना है कि युद्ध में सिपाहियों की संख्या और हथियारों की नुमाइश से ज्यादा होता है जोखिम देने का साहस, और वो जोखिम लेने का साहस हमने दिखाना चाहिए, अब दिखाना चाहिए। उसके लिए हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है और वो वार नहीं कहलाएगा। ओके, ऑलराइट वीरेंद्र जी, देखिए पहली बार तो ये स्थितियां स्पष्ट हुई और आधिकारिक तौर पर ये पता चला कि चीन ने हमारी कुछ जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वो फिंगर 5 तक मौजूद है और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि वो दस्तावेज हटा लिया गया है, लेकिन ये सच तो सामने आ गया ना। बिल्कुल, देखिए आज देश के जनमानस में इस बात को लेकर चर्चा है कि चाइना वाकई में हमारी देश की ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है, धोखा कर रहा है, लगातार बातचीत का दिखावा करने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है। सेना की आधिकारिक वेबसाइट पे आया, हटाना नहीं चाहिए था, ये बात सही है। जब आ गया तो आ गया, लोग जानते देखते। सरकारों की अगर आलोचना होती है तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए था।
देश की सेना जवाब देती उसका। 5 मई से लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है। 20 जवान हमारे मारे गए थे, इसकी पुष्टि भी हुई। उनकी ओर भी कहा गया कि 45-43 लोग मारे गए। कई बार कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है, मीटिंग हो रही, लेकिन फायदा नहीं निकल रहा है दोनों देशों के बीच। ब्रजेश जी, करीब 4000 किलोमीटर की ये LAC की बात है, जिसको लेकर ये हमको उसकी रक्षा करनी है। हम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में पहले ही जूझ रहे थे। ये लद्दाख में एक नई समस्या और उत्तराखंड के बॉर्डर से लेके तमाम सारी चीज़ें आई हैं इधर। चाइना यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबी दूरी तक फैला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम देश का जनमानस क्या सोचता है। हम चाइना के टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उसके सामानों का जमकर राष्ट्रवाद के साथ क्यों नहीं हम उसका बहिष्कार करें और दिखा दे चाइना को कि उसकी मार्केट को हम ध्वस्त कर सकते हैं। ये थोड़ा इच्छा शक्ति की बात है और इसके लिए एक अभियान भी चलाना होगा सरकार को। ब्रजेश जी, जिसने जिसने आस्तीन में सांप पाले हैं उनको उन्हीं सांपों ने डसा है। और ये उदाहरण अमेरिका के लिए बहुत सटीक है कि पाकिस्तान को एक टाइम पे वो बहुत संरक्षण देता था और ओसामा बिन लादेन ने उन्हीं के यहाँ हमला किया। आज चाइना पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, इस चीन को भी ये पाकिस्तान डसेगा। चीन अगर ये बात भूल जाता है, वो भारत को एक अच्छा पड़ोसी बनाने के बजाय अपना दुश्मन बना रहा है, तो वो भी उसका एक दूरदर्शिता क्या आप ये का मानते हैं अभाव कि चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है? कितना इंतजार? देखिए, निश्चित सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारे देश का सैनिक कभी पीछे नहीं हटता लड़ाई में। ब्रजेश जी, जो लड़ते तो राजनेता हैं हमारे यहाँ, और लोग कहते हैं कि देश लड़ रहा है। बेगुनाह सैनिकों को क्या मालूम है कि राजा के अहंकार को पूरा करने के लिए खून से सींच कर वो अपने सपनों की बेमौत मौत मरता है। तो हमारा सैनिक इस देश के सम्मान को, राजा के सम्मान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। सबक सिखाने का वक्त आया हो या ना आया हो, लेकिन रक्षा मंत्री गए थे और उन्होंने कहा था कि समस्या का हल कब तक निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। बोला था, उन्होंने ठीक है। बोला था। हाँ, बोला था उन्होंने। तो जब कोई गारंटी नहीं है तो बात करते जाओ, कौन रोक रहा है? हम लोग शिवदान सिंह को पढ़ते हैं, बड़े स्तंभकार हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें उनकी गलत उस पर ली गई होंगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के मामलों में वो बड़े स्तंभकार हैं। मैंने उनको कई बार पढ़ा है। तो सम्मान सबका होना चाहिए और देश के लिए हर आदमी एकजुट है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवदान सिंह हो, चाहे भारत समाचार हो। ब्रजेश जी, 4 लाइन कहूंगा आज जी। तुमने तो कहा था कि जाओगे सीमा से जमघट हटाओगे, पर टिके रहे तुम वहीं पे और टोके जाने पर घुड़की दी। तिब्बत तो हथियार रखा है, निजर हिमालय पर रखा है। भारत अब पहले सा नहीं है, सीमा को हमने बचा रखा है। ओ चीन, तू भारत को न समझ, एक ताइवान या हांगकांग जो तिरछी नजरी से देखेगा अपनी दुर्दशा बुला लेगा। माना तेरा व्यापार बड़ा है, पर भारत का बाजार बड़ा है। अतिक्रमण करके सीमाओं का तेरा बाजार कैसे खड़ा रह सका है? धन्यवाद बीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। क्या आप ये मानते हैं कि ये एक मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल्योर है कि इतनी बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों का जमावड़ा बॉर्डर पे हो रहा था और हमें भनक तक नहीं लगी? ब्रजेश जी, मैं बहुत देर से डिस्कनेक्ट था, इसलिए बहुत सी बातें सुन नहीं पाया। तो मैंने अंत में जब सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे, उनकी एक बात सुनी थी, उसका जवाब मैं पहले दे दूं, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूं। ये सुरेंद्र जी ये कह रहे थे उस समय कि 62 की हार की याद दिलाना राष्ट्रद्रोह है। इनकी बात मैंने ये सुनी थी। तो ये बात अगर राष्ट्रद्रोह है तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाना क्या राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या सैनिकों, जो पुलवामा में सैनिक शहीद हुए थे, उनकी शक करना, उस पर वो करना कि साजिश है, ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? और या इस समय जो चीन की डिबेट चल रही है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, आपका टीवी चैनल का विस्तार बहुत है, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है सैनिकों का और देश की जनता का मनोबल तोड़ना?
ये 3 चीजें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा, जब सुरेंद्र जी बोल रहे तब मैं चुप था, लेकिन जब मैं बोला तो सुरेंद्र जी लगातार इंटरप्ट कर रहे थे, और उसके बाद वो शिवदान जी से किससे बढ़ गए, मैं बढ़ते हुए थोड़ा सुन रहा था। तो जब राष्ट्रीय बहस हो, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस हो, तो उनको मैं चाहूंगा कि वो ध्यान रखें और धैर्य रखें। अब अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, अतीत तो उनके साथ है, जितना वो भविष्य में जाएंगे अतीत साथ जाएगा, तो वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मेरी सुरेंद्र जी को एक नेक सलाह है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इंटेलिजेंस फेल्योर, ये मैं दावे के साथ इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने जैसा पहले भी कहा, और जब जितना मेरी समझ है, जितना मेरा कॉमन सेंस है, उसके तहत मैं कहता हूं कि जो सेना के विषय है और जो विदेश के मामले हैं वो वैसे होते नहीं जैसे अखबार में और टीवी पे दिखते हैं, ये दूसरे होते हैं, दूसरे स्तर के प्रयास होते हैं। मेरा एक घटना सबमिशन दिखा है, दूंगा मेरा एक आपको। सबमिशन सुनिए है। सुनिए ब्रजेश, ये घटना मैं आपको याद दिला दूं तो आप खुद कन्विंस हो जाएंगे कि जब परमाणु विस्फोट हुआ था अटल जी की सरकार में, तब सेना ने पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट किया था, और वो जो रडार दिखाए गए थे वो रडार सब सेना के मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे, जबकि भारत को करना था परमाणु बम। तो ये चीज आप अगर उस समय हम बता देते तो कैसे ठीक रहता, कैसे परमाणु विस्फोट होता भारत में। अमेरिकी रडार की नजरें भारतीय सेना के मूवमेंट पे लगी थी और पोखरण पे लगी हुई थी, उसको ध्यान बटाने के लिए एक कूटनीतिक प्रयास किया गया था। तो बेहतर यह रहे कि जितनी जानकारी हो उतनी राय देनी चाहिए, उससे ज्यादा राय नहीं देनी चाहिए। ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका क्या कथन है? ये कह रहे हैं कि हम देंगे जवाब, आप बेसब्र क्यों हो रहे हैं? देखिए, 3 बातें। पहली बात तो मैं बता और मैं निवेदन करूंगा कि एक दूसरे के सम्मान का कृपया ख्याल रखें। 58 साल की बात की तब मैंने हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं, और मेरे किसी शब्द से शिवदास सिंह जी को अगर कोई ठेस पहुंची हो तो वो उसके लिए मुझे खेद है। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि 58 साल की उन्होंने बात की थी। दूसरी बात, डॉक्टर मनोज मिश्रा की इधर उधर की बात करने का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं ब्रजेश जी, आज बड़ी बड़े प्रवचन दिए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पर, और बड़े बड़े लोगों के द्वारा, मनोज मिश्रा जी की पार्टी के लोगों के द्वारा और इनके सपोर्टेड कुछ एक्स आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा। 2013 में बिल्कुल यही पोजीशन आई थी, और जिस समय आई थी तो कर्नल टीपी त्यागी ने जो बात कही वही भारत की सेना ने किया था। उन्होंने 3 जगह पे कब्जा किया, हमने 15 जगह पे कब्जा किया, और नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, हमने उनके खाली कर दिए, उन्होंने हमारे खाली कर दिए। एक चीज तो ये हो गई। लेकिन फिर से मैं एक बात कहता हूं, मैं आपको एक चीज, एक सवाल का जवाब मैं देता हूं कि यहां पर सेना को किनारे रखिए। यह सेना का मसला नहीं है, यह मसला राजनीतिक है, और यह मसला, सबसे बड़ा मसला यह है कि हम पहले स्वीकार तो करें कि यह मसला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तभी तो उसका निदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग जो है अगला वो हम सवाल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, प्रधानमंत्री, अगला सवाल, हाँ जी वही बात कर रहा हूं। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा था 19 जून को कि न कोई घुसा है, न कोई आया है, और न किसी ने हमारी जमीन कब्जाई है। पर रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। बार बार वो प्रधानमंत्री को ललकारते हैं। अभी मेरे सामने उनका ट्वीट रखा गया है, वो फिर ललकार रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। मैं वही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि डे फर्स्ट से श्री राहुल गांधी जी सहित रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट, भारत के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को छोड़ दीजिए खाली, मैं राहुल गांधी जी जो जो शब्द कहे हैं वो सारे के सारे शब्द सच साबित हैं। आज आर्मी की वेबसाइट ने क्लियर कर दिया। आज से 10 दिन पहले कर्नल जोशी, जो क्या नाम, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जीओसी कमांडिंग है, उन्होंने कह दिया था, वो भी ऑफिशियल था, सेम चीज कही थी उन्होंने भी। तो मेरा यह कहना है कि भारत की सरकार इस चीज को स्वीकारती क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी के ऊपर अनर्गल अटैक करने की जगह पर, 62 का वार दिखाने की जगह पर आज आप वास्तविकता स्वीकारिए, और वास्तविकता का उसके बाद सब लोग मिल बैठ करके, हम सब मिल बैठ करके, मैं कर्नल शिवदान सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। सरकार के साथ में। ओके सुरेंद्र जी, कर्नल शिवदान सिंह मैं ये चाहता हूं कि ये लोग गलती स्वीकार करके समाधान करें। ओके प्लीज वेट। कर्नल शिवदान सिंह जी, देखिए अभी अगस्त माह में हम प्रवेश कर चुके हैं, इसके बाद अब मानकर चलिए कि सर्दियों के दिन आने वाले हैं और वहाँ पर भारी बर्फबारी होगी, मौसम वहाँ पर बड़ा प्रतिकूल होगा। नवंबर तक ही हमारे पास वहाँ किसी भी प्रकार के एक्शन का वक्त है। अगस्त में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, सितंबर, अक्टूबर और मिड नवंबर तक का 2.5 महीने का टाइम हमारे पास सिर्फ है, हमें जो भी कार्रवाई करनी है।
देखिए, हमारे सेना में सितंबर से लेकर के दिसंबर तक के सीजन को हम ऑपरेशन सीजन बोलते हैं। इस सीजन में हम अक्सर जो भी हमें सैनिक कार्रवाई करनी होती है उसको करते हैं, और निश्चिंत रहिए, देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले सीजन में इसको हम कैंपेन सीजन बोलते हैं, जिसको एग्जैक्ट वर्ड है कैंपेन सीजन, कैंपेनिंग सीजन, उसमें जो कि हमने कोई एक्शन लेने तो उसको पूरा करते हैं। तो इस सीजन की आप इसको विश्वास आपका रखिए, माइक जो है वो आपके शर्ट के भीतर एक्शन चला गया प्रॉपर लिया है, जाएगा इसको कृपया बाहर निकाल और लीजिए। चाइना को उसकी जगह दिखाई जाएगी। आपका माइक जो है शर्ट के भीतर चला गया, उसको कृपया निकाल लें, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। चाइना को उसकी जगह दिखाई जाएगी। जी, आप क्या मानते हैं कि अपने पास समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है, हमारे पास ऑपरेशंस के वक्त कम है, ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि सर्दियों में मुश्किल होती है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको जैसा बता रहा हूं, सितंबर से लेकर के नवंबर तक का पूरा ऑपरेशन सीजन है, 3 महीने हमारे पास हैं और इन 3 महीनों में उसको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखें, क्योंकि ये बड़ी गहराई और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर की बहुत सोच विचार के, इसलिए हमारी सेना पूरी तैयारी कर रही है। यदि हम तैयारी ना कर रहे हो तो देश कह सकता था कि आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर रखे बैठे हैं। भारतवर्ष ने पहली बार उस ऊंचाई पर टैंक को भी चढ़ा दिया है, T-59 टैंक पहुंचा दिया गए हैं वहां पर जी, और फाइटर एयरक्राफ्ट दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड पर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं। ओके, ऑलराइट। और उसके अलावा जी 15,000 सैनिक मींस एक पूरी डिवीजन वहां पर एडिशनल पहुंच गई है, जो ये संदेश दे रही है जो चाइना रिपोर्ट को आ रही है ना कि इंडिया पूरी कर्नल तरह साहब, से रेडी है। वो ये आ रही है कि जितने भी वहां पर 40,000 से सैनिक ज्यादा पीएलए पहुंच सकते के थे। सैनिक वहां मौजूद हैं। हाँ जी, उधर से 40,000 हैं। देखिए ऐसा है, हमारे भी सैनिक उतने ही करीब करीब पहुंच चुके हैं। हमारे 15 से 20,000 सैनिक पहले थे वहां पर जी। और 15,000 सैनिक और पहुंच ओके, चुके हैं। ऑलराइट, तो इस विवेक प्रकार जी, से ओके, हमारा सैनिकों का जो अनुपात है जी। उनके बराबर मैच कर रहा है इस वक्त। ओके, ऑलराइट विवेक जी, मैं आपसे समझना इस चाहता वक्त हूं चाइना कि ये देखिए ना आने समझे वाले वक्त कि में भारत सर्दियां ने कोई नजदीक कमी हैं, छोड़ी हुई है। सर्दियों का मौसम मिड नवंबर से एकदम स्टार्ट हो जाता है, उस इलाके में थोड़ा अर्ली स्टार्ट होता है। उसके बाद आप वहाँ कोई ऑपरेशंस कर नहीं सकते, और एक बार अगर स्थायी ठिकाना बना लिया उन्होंने तो फिर उनको मूव करना, हटाना, वहाँ से रिमूव करना बड़ा कठिन होगा। हमारे पास वक्त लिमिटेड है, एक एक दिन एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल ब्रिजेश जी, आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ऑलरेडी जैसे कर्नल साहब बोल रहे थे सिर्फ मात्र 2 महीने हुए हैं, लेकिन ये मामला तो अप्रैल से चल रहा है, तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए अप्रैल से और अगस्त आ गया, 4 महीना तो वैसे ही ये पेंडिंग हो चुका है मामला। लेकिन अगर ये 2 महीने में कार्रवाई नहीं हुई, नवंबर से मिड अक्टूबर से या नवंबर से वहाँ बर्फबारी होने लगती है, लद्दाख पहाड़ी इलाका है, तो फिर बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। आज मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आज पूरी देश की जनता सरकार के साथ है। मैं सुरेंद्र जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, पूरा देश का बच्चा बच्चा सरकार के साथ है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार पारदर्शी क्यों नहीं है। आखिर वो क्यों नहीं बताना चाहती है कि वहां क्या चल रहा है, क्यों लोगों से छुपाया जा रहा है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आपने बताया। मैं तो आदरणीय राजनाथ सिंह की बड़ाई करूंगा कि कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि चाइना ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, रक्षा मंत्री ने बोला, लेकिन उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दबा दिया। अपने 22 साल के अनुभव से, राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जी जो असामान्य परिस्थिति में भी गलत वक्तव्य नहीं देते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल चाहे सहमत उनका हूं, कितना मैं नुकसान हो जाए, इज्जत करता हूं। इस बार इस मामले पे मैं उनकी बात पर आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। आप ये बताएं ब्रिजेश जी, वहां मैं इस मामले में राजनाथ सिंह की गारंटी लेने को तैयार हूं। जी बिल्कुल, देखिए वहां के स्थानीय लोग वीडियो बना बना के भेज रहे थे, हम लोग सब देख रहे थे सोशल मीडिया पे कि वहां क्या चल रहा है। वो स्थानीय लोग बना रहे थे, सब लोग आपके साथ खड़े थे। अगर आप चुप रहे तो मैं बता दे रहा हूं, अगर भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट चुप रही तो वो दिन दूर नहीं है ब्रिजेश जी, जब लद्दाख जाने के लिए हम लोग को चाइनीज वीजा लेना पड़ेगा। और सिर्फ चाइना नहीं है, आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए, चाहे नेपाल है, क्या हालात बने हुए हैं, नेपाल गोलियां चला रहा है, भूटान पानी रोक दे रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान पुराना दुश्मन है, विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप। हमारे पास ऑपरेशंस के लिए वक्त सर कम है, सर्दियां नजदीक हैं, हमें उन्हें खदेड़ना होगा, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली बात तो ये कि हमने मीजर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है,
यानी कि जितने उनके टैंक है तो हमारे भी है और हमारे बड़े हैं, उतनी ही सेना भी है, तोप भी है, एयरक्राफ्ट भी है। अब ये सब लोग जानते हैं बच्चा बच्चा कि हमारे सुखोई है, जगुआर है, मिराज है, राफेल है, सब है, मान लिया। इसके बाद भी हमें एग्रेसिव पोस्चर में और एकदम एक्चुअल ऑपरेशन में फर्क होता है। हमें एग्रेसिव पोस्चर कल से ही अख्तियार कर लेना चाहिए। मैं सहमत हूं। पोस्चर वही है। मैं सहमत हूं। सर एक सेकंड, जैसे चीन ने किया वैसे ही हमें करना चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे पास 2 महीने का टाइम कम है। सर ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये टाइम कम नहीं है, क्योंकि विंटर में अगर ऐसा हुआ होता कि विंटर में लड़ाई नहीं होती तो हमने किया कि 1984 में पाकिस्तान। कर्नल त्यागी, इनको घर में घुस कर मारने की जरूरत है, चीन को घर में घुस कर मारने की जरूरत है। विंटर के अंदर हमारी कैपेबिलिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। कारण ये कि जो चाइना का सिपाही है वो एक्लीमेटाइज नहीं है, उनको तो जबरदस्ती उठा के लाया गया है प्लेन से, उनको तो हाई एल्टीट्यूड में आके वो गिर पड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान का सिपाही पूरी तरह से सीजन है। और फिर वैसे भी अगर चाइना अटैक इसलिए नहीं कर सकता कि अगर उसे अटैक करना है तो 1:9 की रेशो, यानी कि अब तो मिरर डिप्लॉयमेंट है। ओके, डिप्लॉयमेंट का मतलब तो उन्हें। ओके डॉक्टर मनोज मिश्रा 10 सेकंड सर, फाइनल कमेंट। ओके कर्नल साहब। मनोज जी 10 सेकंड। ब्रजेश जी मैं 2 बातें केवल कहूंगा कि अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे सेना के विषय की चर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन सुरेंद्र जी भूतपूर्व सैनिकों का उसकी गलत कैसे है? ये हमेशा हम ये बोलते हैं कि साहब ये इन्होंने डिफेंस त्यागी साहब मैं कई दफा सुन चुका हूँ। त्यागी साहब ओके त्यागी साहब, कोई पार्टी का मतलब नहीं। थैंक यू त्यागी साहब, थैंक यू। यस मनोज जी बोलिए। ब्रजेश जी सुरेंद्र जी कह रहे सेना पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो सेना के भूतपूर्व सैनिकों को ये अपमानित कर रही है, सेना का अपमान नहीं है क्या? जो भूतपूर्व सैनिक उनका अपमान नहीं है। दूसरी बात कि जो विवेक जी कह रहे हैं, विवेक जी ये कह रहे हैं कि जो हुआ तो 3 महीने के दौरान जो सैन्य तैयारी भारत हुई, क्या ये इस दौर को उपयोग नहीं किया गया? कह रहे हैं 62 की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो क्या ये भारतीय सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं कर्नल साहब? नहीं, ये भी तो अपमान नहीं कर रहे। ये चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा कर रहे थे, अपमान की नहीं, मैं कह रहा हूँ उनकी सरकार की। अरे आप लोग शांत रहे भाई, झगड़ा मत करें, झगड़ा मत करें। एक सेकंड, अपनी बात शिष्टाचार से। मेरी एक बात सुने। हाँ एक सेकंड त्यागी साहब। तब 45,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली थी, और आप हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कर रहे थे, तो आप विदेशी आप भी वही करवाओगे क्या जो कांग्रेस ने किया? आप भी वही कर रहे हो फिर तो। हमने बराबर टक्कर दी है, हमारे बराबर सैनिक अभी तो खदेड़ो उनको, खदेड़ो उनको भगाओ वहां से, उनको भगाओ, जमीन अपनी वापस लो, बात खत्म। नहीं आप कैसे वापस लो? हम लोग वहां पर लगे हुए हैं। और आप ये देखिए ओके सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड सर, मेरे पास वक्त कम है। सुरेंद्र राजपूत 10 सेकंड, गो अहेड। जी देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं कि चीन हमें 2.5 तरफ से घेर रहा है, पाकिस्तान से, नेपाल से और खुद 4000 किलोमीटर से। और आज की डेट में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरीके से बैठा हुआ है, वो अभी तक एक बार भी चीन को दुश्मन नहीं कह पा रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, चीन को दुश्मन आइडेंटिफाई कीजिए, देश चीन को नेस्त नाबूद कर देगा। और इस बात को समझना होगा कि दुश्मन चीन है, और प्रधानमंत्री को यह मानना होगा। प्रधानमंत्री किस दबाव में दुश्मन नहीं कह रहे हैं चीन को? प्रश्न सिर्फ इतना सा है, सेना पे कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला हुआ है, आप कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ लगातार धुलें, और बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकलें, क्योंकि ये संक्रमण बड़ी रफ्तार से भारत में फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी फैल रहा है, लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए आपको सावधानी की बहुत ज़रूरत है। और अब वो वक्त आ गया बहनों भाइयों, शी जिनपिंग को सबक सिखाया जाए, PLA को सबक सिखाया जाए, और चीन को सबक सिखाया जाए, ताकि वो दोबारा से इस तरह का दुस्साहस भारत के साथ न करने पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।